साउथ इंडिया के हार्ट में एक किंगडम था मैसूर, जो अपने लश लैंडस्केप्स और फियर्स वॉरियर्स के लिए जाना जाता था। 1750 में यहाँ एक प्रिंस का जन्म हुआ। उसका नाम था टीपू सुल्तान। वो आगे चलकर एक लेजेंड बने। टीपू के फैमिली का हिस्ट्री स्ट्रेंथ और मिलिट्री पावर से भरा था। उनके ग्रैंडफादर फतेह मोहम्मद खान मैसूर आर्मी में एक बहादुर कमांडर थे। उनके फादर हैदर अली को भी ये मिलिट्री स्किल्स विरासत में मिली थी। हैदर अली एक्शन और एम्बिशन वाले इंसान थे और वो मैसूर के असली रूलर बन गए। यंग टीपू ब्रेवरी और मिलिट्री स्ट्रेटजी की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। उनके फादर का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। हैदर अली ने अपने बेटे की शार्प इंटेलिजेंस और नॉलेज की प्यास को पहचाना। उन्होंने टीपू को अच्छी एजुकेशन दिलवाई। टीपू पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने पर्शियन, अरबिक और कनाडा जैसी लैंग्वेजेस सीखी। उन्होंने साइंस, मैथमेटिक्स और द आर्ट ऑफ वॉरफेयर का भी गहन अध्ययन किया। छोटी उम्र से ही वो अपने फादर के साथ मिलिट्री कैंपेन्स पर जाने लगे। बैटलफील्ड उनका क्लासरूम बन गया। यहीं पर एक महान मिलिट्री लीडर के बीज बोए गए। हैदर अली, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, का टीपू पर बहुत प्रभाव था। उन्होंने अपने बेटे में देशभक्ति की भावना और मैसूर को दुश्मनों से बचाने की अदम्य इच्छा शक्ति पैदा की। टीपू बहुत जल्दी सीखते थे। उन्होंने अपने पिता की मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज को आत्मसात कर लिया। हैदर अली ने टीपू को छोटी उम्र से ही मिलिट्री मैटर्स में शामिल कर लिया था। 15 साल की उम्र में टीपू ने मराठास के खिलाफ एक बैटल में एक रेजिमेंट की कमान संभाली। उन्होंने अद्भुत करेज और टैक्टिकल एक्यूमेन का परिचय दिया। इस एक्सपीरियंस ने उनके फ्यूचर मिलिट्री लीडरशिप की नींव रखी। 18वीं शताब्दी में डेक्कन प्लेटो एक बैटलफील्ड बना हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के साथ एक कांस्टेंट थ्रेट थी। हैदर अली उन्हें मैसूर की इंडिपेंडेंस के लिए खतरा मानते थे। टीपू भी अपने फादर की तरह ब्रिटिशर्स पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस और टेरिटरी के लिए उनकी भूख को देखा था। वो समझते थे कि मैसूर की आज़ादी इस न्यू इंपीरियल फोर्स का विरोध करने पर निर्भर करती है। इन अर्ली एक्सपीरियंसेस ने उनकी डेस्टिनी को आकार दिया। इन्होंने ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ अपने राज्य के स्टॉन्च डिफेंडर के रूप में उनकी फ्यूचर रोल के लिए स्टेज तैयार किया। 1782 का साल एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। मैसूर के शक्तिशाली टाइगर हैदर अली का देहांत हो गया। टीपू सुल्तान, अब एक अनुभवी वॉरियर और स्ट्रैटेजिस्ट, ने अपने फादर के किंगडम की बागडोर संभाली। वो मैसूर को सर्वाइवल की लड़ाई में लीड करने के लिए तैयार थे। उनका थ्रोन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। मैसूर के पुराने राइवल मराठास ने इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की। एक और पावरफुल नेबर हैदराबाद के निजाम की भी इस रीजन में महत्वाकांक्षाएं थी। हालांकि टीपू सुल्तान घबराए नहीं। उन्होंने क्विकली और डिसाइसिवली कदम उठाए। उन्होंने मराठास और निजाम से निपटने के लिए अलायंसेस बनाए और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उनका फोकस एकदम क्लियर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते खतरे का सामना करना। टीपू सुल्तान अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की इंपॉर्टेंस को समझते थे। उन्होंने यूरोपियन मिलिट्री एडवांसेस को क्लोजली ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कैनन्स, मस्केट्स और रॉकेट्स बनाने के लिए आर्सनल्स और फैक्ट्रीज बनवाई। ये रॉकेट्स टीपू सुल्तान की इनोवेटिव सोच का प्रमाण थी और मैसूर के आर्सेनल का एक खतरनाक वेपन बन गई। 1767 और 1769 के बीच लड़ा गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर युवा टीपू सुल्तान के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। हालांकि उनके पिता हैदर अली ने मैसूर फोर्सेस का नेतृत्व किया था, लेकिन टीपू ने इस कॉन्फ्लिक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वॉर दो राइजिंग पावर्स, किंगडम ऑफ मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के बीच एक क्लैश था। टीपू, जो अभी भी टीनेज में थे, ने रिमार्केबल मिलिट्री स्किल दिखाई। उन्होंने चेंगाम और तिरुवानामलाई की लड़ाई सहित कई की बैटल्स में ट्रूप्स की कमान संभाली। उनकी करेज और टैक्टिकल एक्यूमेन ने उन्हें अपने ट्रूप्स और ब्रिटिशर्स दोनों का रिस्पेक्ट दिलाया। इस वॉर में मैसूर ने अपनी कैवलरी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। खुद एक स्किल्ड हॉर्समैन टीपू ने डेयरिंग रेड्स का नेतृत्व किया, जिससे ब्रिटिश सप्लाई लाइंस बाधित हुईं। वो वॉरफेयर में मोबिलिटी और सरप्राइज की इंपॉर्टेंस को समझते थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ समाप्त हुआ। हालांकि किसी भी पक्ष को डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिली, लेकिन यह युद्ध टीपू के लिए एक महत्वपूर्ण लर्निंग एक्सपीरियंस था। इसने उन्हें ब्रिटिश मिलिट्री की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से अवगत कराया। यह नॉलेज आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में उनके बहुत काम आने वाला था। Section 5, A Kingdom Defiant, the Second Anglo-Mysore War.
1780 में शुरू हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर टिपू सुल्तान के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। इस बार टिपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैसूर की रक्षा का नेतृत्व किया। उन्होंने 1780 में पॉलिलोर में ब्रिटिशर्स पर सरप्राइज अटैक किया और उनकी एक बड़ी फोर्स को कैप्चर्ड कर लिया। इसने टिपू सुल्तान को एक फॉर्मिडेबल फो और ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में स्थापित किया। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ समाप्त हुआ। सेक्शन 6 द टाइगर्स रोर इनोवेशंस इन वॉरफेयर। टीपू सुल्तान की मिलिट्री जीनियस सिर्फ उनकी करेज और टैक्टिकल ब्रिलियंस तक ही सीमित नहीं थी। वो एक विजनरी लीडर थे जो वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी के महत्व को समझते थे। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में उनके इनोवेशंस, खासकर रॉकेट्स का उनका उपयोग, अपने समय से आगे थे। टीपू सुल्तान ने इन रॉकेट्स के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए वर्कशॉप्स स्थापित किए। उन्होंने अलग अलग साइजेस और डिजाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए ताकि उनकी रेंज और डिस्ट्रक्टिव पावर को मैक्सिमाइज किया जा सके। इन रॉकेट्स ने कई बैटल्स में डिसाइसिव रोल निभाया, जिससे ब्रिटिश सोल्जर्स के दिलों में दहशत पैदा हो गई। रॉकेट्स उनका एकमात्र इनोवेशन नहीं थे। उन्होंने आर्टिलरी के महत्व को पहचाना। उन्होंने अपनी सेना की आर्टिलरी को मॉडर्नाइज किया, न्यू कैनन्स को इंट्रोड्यूस कराया और अपने सैनिकों को उनके इफेक्टिव यूज का ट्रेनिंग दिया। उन्होंने एक फॉर्मिडेबल नेवी का भी निर्माण किया जो समुद्र के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। टिपू सुल्तान मिलिट्री हिस्ट्री और स्ट्रेटजी के स्टूडेंट थे। उन्होंने यूरोपियन आर्मीज की टैक्टिक्स का अध्ययन किया और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उन्हें अडेप्ट करते हुए उनकी स्ट्रेंथ्स को इनकॉर्पोरेट किया। वॉरफेयर के प्रति उनके इनोवेटिव अप्रोच ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी बना दिया और एक मिलिट्री पायोनियर के रूप में उनकी लेगेसी को मजबूत किया। सेक्शन 7 अ रूलर ऑफ विजन, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स। टीपू सुल्तान सिर्फ एक वॉरियर किंग नहीं थे, बल्कि एक वाइज और प्रोग्रेसिव रूलर भी थे। वो समझते थे कि एक किंगडम की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी मिलिट्री माइट में नहीं, बल्कि उसके लोगों की प्रॉस्पेरिटी में भी होती है। उन्होंने मैसूर को मजबूत बनाने और अपने सब्जेक्ट्स के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। टीपू सुल्तान एग्रीकल्चर के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने न्यू फार्मिंग टेक्निक्स और इरिगेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराए, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने सैंडलवुड और सिल्क जैसी कमर्शियली वैल्यूएबल क्रॉप्स की खेती को भी बढ़ावा दिया, जिससे मैसूर का ट्रेड बढ़ा। उन्होंने इंडस्ट्री और ट्रेड के महत्व को पहचाना। उन्होंने टेक्सटाइल्स, पेपर और अन्य सामानों के प्रोडक्शन के लिए स्टेट ओन्ड फैक्ट्रीज स्थापित की। उन्होंने नेबरिंग किंगडम्स और यहां तक कि फ्रांस और ऑटोमन टर्की जैसी दूर देशों के साथ ट्रेड को प्रोत्साहित किया। टीपू सुल्तान अपने समय के इंसान थे, लेकिन साथ ही अपने समय से आगे भी थे। उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया, जो 18वीं शताब्दी के इंडिया में एक रेयर क्वालिटी थी। उन्होंने स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस को पैट्रोनाइज्ड किया, जिससे मैसूर का कल्चरल फ्लरिशिंग हुआ। उनका रेन प्रोग्रेस और इनोवेशन से भरा था, जिसने उन्हें अपने ईरा के सबसे एनलाइटेंड रूलर्स में से एक के रूप में जगह दिलाई। सेक्शन 8 द फाइनल स्टैंड ऑफ द टाइगर। 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को कुचलने और मैसूर पर कब्जा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू किया। यह कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ मैसूर के टाइगर के वैलियंट स्ट्रगल का फाइनल चैप्टर साबित हुआ। इस बार ब्रिटिशर्स ने अपनी एलाइज मैराथास और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर एक विशाल सेना इकट्ठा की थी। टीपू सुल्तान ने ओवरवेलमिंग ऑड्स का सामना करते हुए पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस करेज और टेनासिटी के साथ लड़ाई लड़ी जिसने उनके शासनकाल को परिभाषित किया था। ये वॉर टीपू सुल्तान की राजधानी सेरिंगापटम की सीज के साथ समाप्त हुआ। सीज हफ्तों तक चला। टीपू सुल्तान और उनके वफादार सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ब्रिटिशर्स के कई हमलों को विफल कर दिया। उन्होंने पर्सनली अपने ट्रूप्स का नेतृत्व किया और उन्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए प्रेरित किया। द 4th of May 1799 को सेरिंगापटम की दीवारों में सेंध लगा ली गई। टीपू सुल्तान ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए बैटल में शहीद हो गए। उनकी डेथ ने एक एरा के अंत का प्रतीक थी, एक ऐसे किंगडम का पतन जिसने ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को चुनौती देने का साहस किया था। सेक्शन 9 द एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान का रेन हालांकि ट्रेजेडी में समाप्त हुआ, लेकिन इसने इंडिया के हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी।
उन्हें एक करेजस वॉरियर, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर और विजनरी लीडर के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की बढ़ती ताकतों से अपने किंगडम और अपने लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी इनोवेटिव मिलिट्री टैक्टिक्स, खासकर रॉकेट्स का उपयोग, ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। उनके इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स ने प्रॉस्पेरस सोसाइटी के लिए उनके विजन को प्रदर्शित किया। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके रेजिस्टेंस ने उन्हें इंडियन प्राइड का सिंबल बना दिया। टीपू सुल्तान की लेगेसी युद्ध के मैदान से आगे तक फैली हुई है। वो आर्ट्स और साइंसेस के पेट्रन थे। उनकी कहानी आज भी इंडियंस को इंस्पायर करती है। हार में भी टीपू सुल्तान एक हीरो बनकर उभरे। उनका नाम हिस्ट्री में रेजिस्टेंस के प्रतीक के रूप में गूंजता है।